गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी 2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और पूर्व के सेशन के भांति अपने जिस प्रकार राजस्थान की कृषि के बारे में चर्चा कर रहे थे उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की कृषि भाग 2 के साथ। तो अब मेरे सभी प्रिय साथी अधिक से अधिक अपने लाइव सेशन से जुड़ें और शानदार से शानदार प्रश्नों का आनंद लें, क्योंकि यह दोस्तों जो आज का सेशन है ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में अपने बहुत शानदार प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर और प्रथम प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। तो सर्वाधिक कुओं व नलकूपों से सिंचित कौन सा जिला है? सर्वाधिक कुओं व नलकूपों से सिंचित कौन सा जिला है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो सभी मेरे प्रिय साथी लगातार आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। तो वह जिला जिसमें कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। जयपुर ऐसा जिला है दोस्तों जहां पर सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों के माध्यम से होती है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अपने अन्य ऑप्शन की। तो दोस्तों बात करूं मैं श्री गंगानगर की। तो दोस्तों श्री गंगानगर में कुओं व नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई होती है। दोस्तों कुओं व नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई होती है। कुओं व नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई होती है। बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, भरतपुर की। तो दोस्तों नलकूप से, ओनली फॉर नलकूप से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वह भरतपुर में होती है। दोस्तों नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है। बात करूं द ऑप्शन की, उदयपुर में। तो नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई, नलकूपों से न्यूनतम यानी सबसे कम सिंचाई कहां पर होती है? उदयपुर में होती है। तो आशा करता हूं सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लिया है कि सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से जयपुर जिले में होती है और कुओं व नलकूपों से सबसे कम सिंचाई गंगानगर में होती है। भरतपुर में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो बात करूं सबसे कम नलकूपों से सिंचाई कहां होती है? उदयपुर में होती है। दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं? यानी आपको वह बताना है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। जिला दोस्तों नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है वह बताना है। ए ऑप्शन में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अपने पास है, बी ऑप्शन में भीलवाड़ा अपने पास है, सी ऑप्शन में उदयपुर अपने पास है और द ऑप्शन में बांसवाड़ा अपने पास है। तो मेरे प्रिय साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो दोस्तों नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है वह गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में होती है। दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों तो बात करूं दोस्तों मैं अन्य ऑप्शन की। तो दोस्तों भीलवाड़ा में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो बात करूं दोस्तों उदयपुर की। तो झीलों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों झीलों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। इसी कड़ी में बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की, द विकल्प अपने को क्या बताना चाहता है? तो द विकल्प अपने को बांसवाड़ा बताना चाहता है कि झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बांसवाड़ा में होती है। तो मेरे प्रिय साथियों याद रखिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर में होती है और बांसवाड़ा में झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भीलवाड़ा में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। गंगानगर में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है और
अपने प्रथम प्रश्न में चर्चा कर चुके थे, कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है और ओनली फॉर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है। इस प्रकार सारे अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया है। इसी कड़ी को अपने जारी रखेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रिय दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आपको वह जिला बताना है जिसमें सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्रफल पाया जाता है, यानी सर्वाधिक कृषि सिंचाई के द्वारा होती है, वह बताना आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला श्री गंगानगर है दोस्तों, सर्वाधिक। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन दोस्तों। 87% क्षेत्रफल है वो सिंचित क्षेत्रफल है दोस्तों श्री गंगानगर का। तो बात करूं सबसे न्यूनतम कृषि सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह है चूरू। सबसे कम न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों। बात करूं दोस्तों स ऑप्शन की, तो दोस्तों बाड़मेर अपने को बताना चाहता है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है? बाड़मेर में पाया जाता है सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल, क्योंकि बाड़मेर बहुत बड़ा जिला है, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल भी वहीं पाया जाता है। बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की, तो न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है दोस्तों? राजसमंद में पाया जाता है। और सभी मेरे प्रिय साथी हैं वो लगातार जोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं, अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे रहे हैं। और जिस प्रकार अपने अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होता है, उसमें भी सभी मेरे प्रिय साथी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण जो भूमिका आप अदा करते हो उसी के वजूद पर अपने शानदार अध्ययन कर पाते हैं, शानदार विषय वस्तु को ला पाते हैं, ताकि सभी मेरे प्रिय साथी लगातार अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखे। क्योंकि दोस्तों इस सुचारू रूप से और आपके शौक के कारण ही अपने चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी और अपने को एक नए चैनल पेश करना पड़ा था, क्योंकि सभी मेरे प्रिय साथियों की किसी भी प्रकार से कोई अध्ययन में रुकावट पैदा न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए अपने को दूसरा चैनल बनाना पड़ा। और आपका सहयोग इतना मिला कि अपना दूसरा चैनल भी एक ही दिन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो दोस्तों अपने को तो लगातार कठिन संघर्ष करता रहना है, लगातार अध्ययन करता रहना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों। पर अगर सफलता पानी है तो हर दिन कीमती है, और सफल एक दिन जरूर मिलती है, और सफलता फिर एक दिन जरूर मिलती है। तो अपने लिए तो हर दिन कीमती है, हर समय कीमती है, हर घड़ी कीमती है। तो अपने को लगातार अध्ययन से जुड़ा रहना है, लगातार अध्ययन करते रहना है। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से कि प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? प्रथम कृषि गणना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और मैं उन सभी मेरे प्रिय साथियों का भी आज नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने अपने क्विज कंपटीशन में अपनी भागीदारी निभाई है और आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया। अंत में मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, तो सभी अंत तक बने रहें, लगातार शानदार खूबसूरत प्रश्नों का अध्ययन करते रहें और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। प्रथम कृषि गणना कब हुई थी दोस्तों? प्रथम कृषि गणना कब हुई? तो दोस्तों भारत की दृष्टि से अगर बात करूं तो प्रथम कृषि गणना 1970-71 में हुई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बात करूं दोस्तों ब विकल्प की, क्या बताना चाहता है? तो द्वितीय कृषि गणना कब हुई थी? 1976-77 में हुई थी। बात करूं दोस्तों श ऑप्शन की, तो नववीं कृषि गणना यानी नौवीं कृषि गणना कब हुई थी? 2010-11 में हुई थी। बात करूं दोस्तों 10वीं कृषि गणना की, तो 10वीं गणना 2015-16 में हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार अपने सभी कृषि गणनाओं का अपने अध्ययन कर लिया है और एक एक प्रश्न के माध्यम से अपने पूर्ण और सारगर्भित रूप से हर विषय वस्तु का शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने तो लगातार जब से अपना सेशन स्टार्ट हुआ है तो लगातार विस्तार पूर्वक अध्ययन करते आ रहे हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक फल का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन में गंगानगर है, ब ऑप्शन में नागौर अपने पास है, सी ऑप्शन में बारां अपने पास है, ड ऑप्शन में जालौर अपने पास है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर होगा, नागौर होगा, बारां होगा, जालौर होगा। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। तो सभी मेरे प्रिय साथी राइट आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी प्रकार आप अध्ययन करते रहें और आंसर देते रहें। दोस्तों अगर चर्चा करें इसके राइट आंसर की, तो सर्वाधिक फल का उत्पादन करने वाला जिला श्री गंगानगर है दोस्तों, श्री गंगानगर है। सर्वाधिक फलों का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। बात करूं दोस्तों वह विकल्प अपने को क्या बताना चाहता है, तो सर्वाधिक जो दालों का उत्पादन होता है दोस्तों, सर्वाधिक जो दालों वाला जिला है दोस्तों, तो दालों वाला जिला कौन सा है? नागौर है दोस्तों। तो बात करते हैं छह ऑप्शन की। छह ऑप्शन अपने को क्या बताना चाहता है, तो सर्वाधिक मसालों वाला जिला, सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बारां है। तो दोस्तों बात करूं जालौर की, तो जालौर क्या है? तो सर्वाधिक मादक पदार्थों वाला जिला, सर्वाधिक मादक पदार्थों वाला जिला कौन सा है? जालौर है। मसाले एमडीएच वगैरह वहीं से बनते हैं दोस्तों, मजा यानी मसाले आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं भी। मसाले कहां पर है? बारां में है। दालें कहां पर है? नागौर में है। नागौर की मेथी भी प्रसिद्ध है, ताउशर नागौर है, उसकी मेथी है जो अपनी हरी मेथी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, अपनी खुशबूदार मेथी के रूप में जानी जाती है ताउसर नागौर की मेथी, पान मेथी बोलते हैं जिसे। और बात करूं मथानिया की जो जोधपुर में, वो लाल मिर्च के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों, लाल मिर्च के लिए। और श्री गंगानगर फलों में है, नागौर अब सर्वाधिक दालों वाला जिला है, बारां सर्वाधिक मसालों वाला जिला है और जालौर सर्वाधिक मादक पदार्थों वाला जिला है। आशा करता हूं कि सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार समझते रहिए, अध्ययन करते रहिए, लगातार सेशन से जुड़े रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर है दोस्तों? आपको बताना है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। दुर्गापुर जयपुर में है, सूरतगढ़ में है, बीकानेर में है या सेवर भरतपुर में है? दोस्तों सेवर होगा। आज हमारे टेक्निकल टीम में टाइप मास्टर थे वो न्यू थे, तो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, कोई ना सुधार हो रही है, साथ में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइएगा। दुर्गापुर में है, सूरतगढ़ में है, बीकानेर या सेवर भरतपुर में है दोस्तों। तो इसी तरीके से शानदार प्रश्नों का आप लगातार आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर दोस्तों, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए, इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों अपने चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपने एक नए आयाम के साथ स्थापित हुए और उसमें अपने को शानदार रिस्पॉन्स मिला मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों का। तो इसी प्रकार आप देते रहें, सहयोग देते रहें, क्योंकि आपके सहयोग से ही लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा शानदार, और अपने अध्ययन के लगातार जारी रख सकेंगे। और सभी मेरे प्रिय साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जो दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? वह दुर्गापुर जयपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? दुर्गापुर जयपुर में। बात करूं इसकी स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना सन 1943 में की गई थी। कब की गई थी? 1943 में की गई थी। तो बात करूं दोस्तों ब ऑप्शन क्या बताना चाहता है, तो सूरतगढ़ में दोस्तों, सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म स्थित है। तो दोस्तों बात करूं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और रूस की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार दोहराया जाता है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, क्योंकि याद रखना सूरतगढ़ है तो सू के बाद रह आता है, तो यानी सूरत है वो रह के सहयोग से बना है, तो रूस रह से आपको याद रहेगा रूस। तो सूरतगढ़ रूस की सहायता से बना है। दोस्तों बात करूं बीकानेर में, तो बीकानेर में दोस्तों खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र है और इनकी स्थापना 1978 में हुई थी
और कृषि क्षेत्र में बात करूं तो शुष्क बागवानी संस्थान भी बीकानेर में है दोस्तों। शुष्क बागवानी संस्थान भी कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों। शुष्क बागवानी संस्थान भी बीकानेर में, बीचवाल में है, और उसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। तो दोस्तों बात करूं मैं राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय की, जो भी बीकानेर में स्थापित है, राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी बीकानेर में की गई थी। इसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया दोस्तों। 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया दोस्तों। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। तो बात करूं दोस्तों सेवर की। सेवर क्या है दोस्तों? सेवर भरतपुर में है दोस्तों। इसकी चर्चा भी अपने प्रथम जो कृषि के पहला भाग था उसमें कर चुके हैं। सेवर भरतपुर में है। यह सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों अनुसंधान केंद्र है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। तो दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं। महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण केंद्र है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गापुर की स्थापना 1943 में की गई थी। सूरतगढ़ की स्थापना रूस के सहयोग से 1956 में की गई थी। बीकानेर में खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र है। शुष्क बागवानी संस्थान है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी 1987 में स्थापना की गई थी। 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। सेवर भरतपुर में सरसों का अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर यह बार बार दोहराया जाता है दोस्तों। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करूं मैं हरित क्रांति की शुरुआत की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सन 1966-67 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। और दोस्तों इस हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? गेहूं से है। गेहूं की फसल से इसका संबंध है दोस्तों। और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं, संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं दोस्तों। नॉर्मन ई बोरलॉग। दोस्तों बात करूं यह कहाँ के थे, तो दोस्तों यह मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको, मूलतः मैक्सिको के थे। और भारत में चर्चा करूं दोस्तों, भारत में संस्थापक कौन थे हरित क्रांति के? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे दोस्तों। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे दोस्तों। कहां पर? अपने भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक दोस्तों। तो इसी प्रकार अपने हरित क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिए। सर जो मुख्यतः फसल जिस पर प्रभाव पड़ा था यानी या जिससे हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं है। इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और विश्व में इसके संस्थापक नॉर्मन ई बोरलॉग है जो मूलतः मैक्सिको के थे। और बात करूं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार लगातार बने रहें, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का आनंद लेते रहें और इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पूछा ही जाता है। और ये बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, रीट सभी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्रांति से संबंधित बहुत प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथी इसमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कूट आपको दिए गए हैं। आपको बताना है सही कूट कौन से ऑप्शन में है। 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है या 4 नंबर में है या 5 नंबर में है। दोस्तों आराम से ध्यानपूर्वक इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। क्योंकि क्रांतियों का जो प्रश्न है कृषि से, और ये कृषि भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न अपने से। तो सोच समझकर
आंसर दीजिएगा। कई मेरे साथी बीएसटीसी के बारे में चर्चा करते हैं कि कब होगा एग्जाम, कब होगा, कब नहीं होगा। दोस्तों अपने तो तैयारी करनी है, और इस प्रकार नहीं होगा अपने एक दिन में ही तैयारी कर पाएंगे या एक महीने में तैयारी कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन है वो अपने होम टाउन में हो। तो दोस्तों इसी के लिए अपने कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार अध्ययन के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। अपना एग्जाम कब भी हो, लेकिन अपने को यानी पूर्णता इसमें एग्जाम टाइम में सिद्ध करनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अपने को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वह परेशानी तब नहीं होगी जब अपने लगातार एक अध्ययन से जुड़े रहे होंगे। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले चर्चा कर लेते हैं कौन सी किससे। तो पीली क्रांति संबंधित है दोस्तों, वह सरसों से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों से, क्योंकि सरसों के फूल पीले होते हैं, तो पीली क्रांति सरसों से है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति मछली पालन से या मछली उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका भी क्या होगा? बी ऑप्शन। ये दोनों सही है अपने आप में, इनका मिलन सही है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? बालू से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, आलू होगा। तो आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से है दोस्तों। श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत दोस्तों दूध से संबंधित है, क्योंकि दूध का रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। तो इसी कारण इसका श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? दूध से। श्वेत क्रांति की बात करूं दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1970 से, और वर्गीज कुरियन ने इनकी स्थापना की थी, और जो ऑपरेशन फ्लड चलाया था, श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, वो वर्गीज कुरियन के माध्यम से की गई थी, सन 1970 में की थी। दोस्तों बात करूं मैं नेक्स्ट विकल्प की, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से है। तो ए में ए होगा, दूसरे में बी होगा, तीसरे में सी होगा, चौथे में डी होगा, पांचवें में ई होगा। इसमें कौन सा विकल्प है जिसमें सभी सेम है? तो दोस्तों तीसरे में ए बी सी डी ई, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड दोस्तों। तो इस प्रकार अपने से सुमेलित के क्वेश्चन भी अक्सर अपने से पूछे जाने लगे हैं, तो आप अपने हर तरीके से अभ्यास करेंगे ताकि अपने एग्जाम टाइम किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बस आप तो लगातार जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, बढ़िया बढ़िया पुस्तकों को भी पढ़ते रहें, और शानदार सेशन का भी आनंद लेते रहें। दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है वही सुमेलित करने का शानदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। अपने को सुमेलित करना है दोस्तों, यह फसल है और यह फसल की किस्में हैं। क्या है? किस्में हैं, ब्रांड है। तो आपको बताना है कौन सी फसल की किस्में किस ऑप्शन में एकदम सही सुमेलित हो रही है। कूट आपके सामने है, तो बताइएगा दोस्तों। लगातार इसी प्रकार अध्ययन से जुड़े रहे मेरे प्रिय साथी, लगातार अपने शानदार प्रश्नों के कमेंट जो आंसर है एकदम राइट प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगे रहे दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आप लगातार अध्ययन करते रहें, हौसले के साथ लगे रहें। अपने फर्स्ट रैंक हासिल करनी है दोस्तों, अपने एक सिलेक्शन से मतलब नहीं है, अपने को फर्स्ट रैंक आना है, फर्स्ट पायदान पे अपने को उपस्थित होना है। तो क्योंकि दोस्तों और इसी के लिए अपने को अध्ययन की जरूरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो लगातार अध्ययन से जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, सेशन का भी आनंद लेते रहें, और इसी प्रकार अपने राइट आंसर है जो प्रदान करते रहें। तो दोस्तों अगर इसकी चर्चा करूं मैं राइट आंसर की, तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा कि मक्का की ब्रांड कौन सी, किसमें कौन कौन सी होगी। तो मक्के में दोस्तों सोना कल्याणी ये तो होगी नहीं, कोहिनूर ये ही नहीं होगी, लाल बहादुर मंगला ये नहीं होगी दोस्तों, माही कंचन, माही दल, मोती कंपोजिट ये दोस्तों मक्का की किस्में हैं। बात करूं दोस्तों गेहूं की, तो गेहूं की किस्म है सोना कल्याणी, कोहिनूर, लाल बहादुर मंगला ये गेहूं की किस्में हैं। बात करूं दोस्तों चावल की, तो ज्योति राजकिरण चावल की किस्में नहीं है। माही सुगंधा, बासमती चावल आते हैं ना, इससे तो अपने को पता लग ही जाना चाहिए। माही सुगंधा, बासमती, काबेरी चंबल ये किसकी है? चावल की किस्में हैं दोस्तों। तो जौ की बात करूं तो ज्योति और राजकिरण जौ की है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले में बी होगा तो बी आ गया, दूसरे में ए होगा तो ए आ गया, तीसरे में डी होगा तो डी आ गया, चौथे में सी होगा तो सी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन दोस्तों। इसी प्रकार अपने सुमेलित करने भी आते हैं, अपने हर कड़ी को आसानी से समझेंगे और अपने जो एग्जाम टाइम में 100% अपना दावा
मजबूत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अपना नेक्स्ट प्रश्न है, तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। जो चीनी का कटोरा है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों बात करूं मैं ब विकल्प की, तो दोस्तों भारत का धान का भंडार, भारत का धान का भंडार क्या कौन है दोस्तों? भारत का धान का भंडार पंजाब कहलाता है दोस्तों। भारत का धान का भंडार पंजाब कहलाता है। धान होता है चावल दोस्तों, चावल सर्वाधिक कहां पर होता है? पंजाब में, पंजाब में सर्वाधिक होता है, तो इस कारण से धान का भंडार कहा जाता है दोस्तों। और चर्चा एक और कर लेते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर, एकमात्र ऐसा राज्य है, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां पर केसर का उत्पादन होता है, जहां पर केसर का उत्पादन होता है। तो इसी प्रकार अपने शानदार शानदार प्रश्नों का आनंद लेते रहेंगे, लगातार अध्ययन करते रहेंगे। तो दोस्तों कल अपने जो क्विज था वो क्या थी कि आपको बताना था राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 10। कई मेरे साथी उसका राइट आंसर दे रहे हैं 5। तो वो तो आपने भौतिक प्रदेश 4 भागों में विभाजित है दोस्तों, वह नहीं होगा। कृषि जलवायु प्रदेश पूछा था आपसे, कृषि जलवायु प्रदेश बताना था, तो कई मेरे साथियों ने इसका राइट आंसर भी दिया है। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम भी अनाउंस करना चाहूंगा मैं, जैसे मेरे प्रिय साथी लगातार सहयोग दे रहे हैं अपन और लगातार सेशन का आनंद ले रहे हैं और लगातार अध्ययन को जारी किए हुए हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। विनोद कालवा, श्याम सुंदर, सुनीता गुप्ता, कृष्ण लाल, अमन शर्मा, रिया सुथार, यूवी पूजा खुरा, अंजलि पंडित, डिम्पल जैन, ऋषिका अग्रवाल, वर्षा कछवा, और इन्होंने राइट आंसर भी दिया था। महादेवाराम, लीलाधर प्रजापति, सुशील खटीक, मुकेश पवार, सतवीर प्रजापति, तरुण सोनी, गुरु कंबोज, यश, सियाराम भील, रमेश जाखड़, सौरभ फौजदार, पूनम बिश्नोई, देवराज शर्मा, इन्हीं सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि इसी प्रकार लगातार अपने सेशन में बने रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों आज का अपना प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, वह आप अपना प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों जो घूमकर फिरकर जो कृषि की जाती है, कुछ समय के लिए वनों को, वृक्षों को काट दिया जाता है, वहां पर कृषि करते हैं, और फिर कुछ समय जब भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तब उस स्थान को छोड़ देते हैं, तो वह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और हर राज्य में इसके अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो आपको बताना है राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार शानदार तरीके से जुड़े रहें, लगातार सेशन का आनंद लेते रहें, और मैं मेरे सभी प्रिय साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने एक नए आयाम को स्थापित किया था, उसी पर आपने एक अहम भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण जो सहयोग था आपने पेश किया है। इसलिए एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।